नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भांति भांति के गोरख धंधों में शामिल अफसरों के सहारे किसी को फंसा देने के मामले में भारत में एक नहीं अनगिनत विश्व गुरु हैं। उनकी कहानियों से दिल दहलता है और बहलता भी है, लेकिन ऐसे अफसरों की तादाद इतनी है कि एक को हटाकर दूसरा लाया जाता है और खेल वही चलता है। आर्यन खान ही नहीं, इनके चंगुल में ऐसे कितने ही लोग रोज फंसते चले जाते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों के अपराधीकरण का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। एक राष्ट्र, एक अपराधी, बाकी सब उसके सिपाही। अफसर को भी पता नहीं होता कि उसका किस तरह से इस्तेमाल होने वाला है। दांव पर सब हैं और छांव में सिर्फ वो है, सबका मालिक जो एक है। आर्यन खान तो सिर्फ एक उदाहरण है। 3 अक्टूबर से आर्यन खान हिरासत में है, लेकिन उनकी मेडिकल जांच नहीं हुई। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। इसी आधार पर मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस शुरू की और कहा कि एनसीबी के अधिकारी पुलिस अधिकारी की तरह होते हैं और इनके सामने दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता है। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल का समीर वानखेड़े और पंच को लेकर हुए विवाद से कोई संबंध नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी आर्यन खान ग्राहक नहीं थे, उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उनके पास से कुछ भी नहीं मिला और ना आर्यन ने सेवन किया। आर्यन की गिरफ्तारी ही गलत हुई। कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो आर्यन कैसे आरोपी बन सकता है? आर्यन का मामला कॉन्शियस पोजीशन का भी नहीं बनता है। दूसरों के पास से ड्रग्स मिला है तो आर्यन को कैसे इस साजिश से जोड़ा जा सकता है? वहां कोई सेवन भी नहीं कर रहा था, सिर्फ पास से मिला है। आर्यन के पास से तो कुछ भी नहीं मिला। आर्यन ने किसी को पैसे भी नहीं दिए, तो यह ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं है। आज 23 दिन हो गए, या तो केस नहीं बनता है या फिर आरोपी नंबर 2 यानी आर्यन के पास से सिर्फ 6 ग्राम की बरामदगी के हिसाब से यह जमानती केस है। रोहतगी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है, वे रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए लेकिन उनका हवाला दिया जा रहा है। इनमें से किसी भी चैट का क्रूज पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी बातचीत है उसे क्रूज पार्टी के समय से मिलाकर देखना ही पड़ेगा। ऐसे साजिश नहीं कह सकते। कानून में इतनी कम मात्रा के लिए अधिक से अधिक 1 साल की सजा है, न्यूनतम तो कुछ भी नहीं है। और अगर पुनर्वास में कोई जाता है तो वो भी नहीं है। अब सुनवाई जो है कल की टल गई, लेकिन इस बीच जो एक नया मोड़ आया है मामले में वो ये है कि इन्हीं 20 आरोपियों में से 2 आरोपी मनीष राजगरिया और अविन साहू की जमानत हो गई है सेशन कोर्ट से। एक्यूज नंबर 11 थे, उनका नाम था मनीष राजगिरिया। ही बिलोंग्स टू ओडिशा, ही इज बिजनेसमैन और उनके पास से ऐसा प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था कि 2.4 ग्राम ऑफ गांजा मिला है। लेकिन जो हम लोगों ने पंचनामे की कॉपी कोर्ट में एप्लीकेशन करके उनके पास से ली और एनसीबी ने हमको मेल किया तो उसमें स्पेसिफिक लिया था इनके पोजीशन से नहीं मिला हुआ है। जब क्रूज वहाँ से रिटर्न आई तो रिटर्न आते समय सिक्योरिटी ऑफिसर पाटिल ने वो हैंड ओवर किया। बस उसी के चार्जेस के हिसाब से इनको पूरा ये किया गया और सेशंस कोर्ट ने 50,000 का बिल ग्रांट किया है। भाई उनके लिए भी सिमिलर दलीलें थी और उनमें मेरे ख्याल से एक एडवांटेज ये था कि कॉन्ट्राबैंड जो था वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पास था और सिक्योरिटी ऑफिसर ने ऑफिसर्स एनसीबी को दिए थे, डायरेक्टली रिकवर नहीं थे। तो डायरेक्टली रिकवर तो आर्यन खान के पास से भी नहीं है। बराबर, सो दैट इज वाई वी विल अप्लाई द रूल ऑफ पैरेटिकल एंड सबमिट बिफोर द कोर्ट। धन्यवाद। लगता है कि ये जो फैसला है बहुत काम आएगा यहाँ पर। ऑफकोर्स, डेफिनेटली। एक तरफ आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा किला से मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट आए हैं, इतना जद्दोजहद कर रहे हैं जमानत के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं आरोपियों में से 2 की जमानत हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब इन दोनों का भी विषय मुद्दा यहाँ पर रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी, बताई की जाएगी कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की जो बात है वो खोखली है, वो सही नहीं है और जो मामला है ये पूरा जमानत के लिए फिट है तो दोनों को जमानत दे दी जाए। हालांकि अभी जो बहस है वो अभी मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा है आर्यन खान की तरफ से, अभी अरबाज मर्चेंट की तरफ से अमित देसाई रखेंगे, उसके बाद मुनमुन धमेचा के वकील रखेंगे, फिर एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह रखेंगे। यानी कल का दिन भी लंबा चलेगा, सुनवाई लंबी चलेगी। फैसला कल आ पाएगा या नहीं पाएगा इस पर भी सवाल है। यानी कि अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा आर्यन को जमानत के लिए। बहरहाल कोशिश जारी है उसके परिवार की तरफ से, उसके वकीलों की तरफ से। क्या आर्यन खान को फंसाया गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 3 अधिकारी अपने ही विभाग के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। यह सब चलता रहेगा और इसी जांच के नाम पर लीपापोती भी हो जाएगी।
लेकिन अगर आर्यन को फंसाया गया है तो यह कितना भयावह है। 23 दिनों तक किसी को जेल में रखो, टीवी के लिए डिबेट पैदा करो, फिर केस को लापता कर दो। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेक केस हुए हैं और आगे भी होंगे। इसी तरह डॉक्टर कफील खान को 7 महीने जेल में रखा गया, उन पर अवैध एनएसए लगा दिया गया। अवैध एनएसए लगाने वाले अधिकारी का कुछ नहीं हुआ। आर्यन का मामला क्या स्थानीय स्तर पर अफसरों के बीच के खेल का है या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के इशारे पर अंजाम दिया गया है, इसकी जांच ना होगी ना लोग समझेंगे। राहत की बात है कि गुलाम और भ्रष्ट अफसरों को महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनता का एक बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ते के बिना इस महंगाई का सामना कर रहा है। उसे सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई से सुरक्षा हासिल नहीं है। आम आदमी हर दिन इस घटाव को जोड़ रहा है। पहले वो बढ़ती जोड़ता था, अब घटती जोड़ रहा है। मैंने अपने फेसबुक पर पाठकों से एक हिसाब पूछा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने का खर्चा और महीने के राशन का खर्चा कितना बढ़ा है। जो जवाब आए हैं उससे पता चल रहा है कि घर के राशन का खर्चा 30 से 40% बढ़ गया है। इतनी कमाई किसी की भी नहीं बढ़ी है, बल्कि घटी है। इस दौरान वे बचा नहीं पा रहे हैं। जो जवाब मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग अपने पुराने खर्चे का भी हिसाब रखते हैं और अपनी सैलरी के अनुपात में खर्चे की ठीक से निगरानी भी करते हैं। इस दौर में जब जब महंगाई बढ़ती है, इस दौर में मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग कम हो जाती है ताकि उस मालिक के फैलाए गए सस्ते झूठ पर कोई असर ना पड़े। महंगाई की खबर छपती भी है तो उसे निराकार बना दिया जाता है। केवल रेट का एक चार्ट छपता है। तेज दर्द से चीख रहे और धीमे दर्द से करा रहे चेहरे को गायब कर दिया गया है। फेसबुक पेज पर आई कुछ टिप्पणियों को पढ़ना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो कि कई महीनों में लोगों की जेब पर किस तरह का डांका पड़ा है। अस्मिता राज ने लिखा है कि पिछले साल तक उनकी गाड़ी का टैंक 2200 रुपए में फुल हो जाता था, फिर 2400 रुपए हुआ, उसके बाद 2700, 3000, 3500 और अब 3700 रुपए हो गया है। अस्मिता एक बार फुल कराती हैं तो 15 दिन चलता है, यानी 1 साल के भीतर महीने में पेट्रोल का खर्चा 3000 रुपए अधिक हो गया है। संजय कुमार पाल ने लिखा है कि पहले महीने का खर्चा 4000 रुपए था, जो अब 8000 रुपया हो गया है। राम कुमार ने लिखा है कि पेट्रोल का खर्चा 20% बढ़ा है और घर का खर्चा 35 से 40%। जसवंत सिंह ने लिखा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद घर का बजट 40% बढ़ गया है, बचत गायब हो गई है। नितिन गुप्ता ने लिखा है कि परिवार के बजट में 5000 से लेकर 8000 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। आमदनी उतनी है, 15000 की सैलरी है, 20000 का खर्चा है, कैसे चलेगा। असम से दाऊद मूसा ने लिखा है कि 2014 में 2200 रुपए में टंकी फुल हो जाया करती थी, अब 6700 रुपए लगते हैं। अभिषेक पांडे ने लिखा है कि मैं 2016 में अपनी कार्यस्थल तक की दूरी 200 रुपए में तय करता था, जो आज 300 से 350 रुपए हो गया है। 50,000 कमाने वाला अगर 20% सिर्फ विद्यालय आने जाने में लगा देगा तो परेशान होगा ही। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा है कि पेट्रोल के खर्चे में 1000 की वृद्धि हो गई है, घर के खर्चे में 3000 की। स्कूल फीस बढ़ गई है, इसलिए सस्ते स्कूल में नाम लिखवा दिया हूं। कार लोन का रिकंस्ट्रक्शन कराया है, 2 साल के लिए बढ़वा दिया है। आमदनी घट गई है, बचत 0 है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी ने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की जिनके पास तेल भराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से और हमारी आमदनी बिल्कुल कम हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सैलरी हमारी लॉकडाउन में कम हुई थी, काट के दे रहे थे, 70% सैलरी दे रहे थे, अभी भी 70%। बच्चों की फीस देना कितना? वो अभी फीस मैंने दिए नहीं है, 6 महीने से फीस नहीं दे रहा हूँ। आज तो हम पहले 1 हफ्ते के बाद आज गाड़ी निकाला, न तो हम तो कभी स्कूटी में आते, कभी पैदल चलते, कभी बस में भी चलते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई तो बच्चे पालना बहुत मुसीबत है। मैं फील्ड का काम करता हूँ, मुझे डेली पहले मेरा 200 रुपये में काम हो जाता है, आज की डेट में मुझे 300 350 का तेल डलवाना पड़ रहा है। तो और सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है, इनकम है नहीं, इनकम सोर्स सारे खत्म हो रहे हैं। जो बंदे ऑफिस वाले बंदे तो वही फील्ड में आ चुके हैं। इस चक्कर में बहुत बुरा हाल हो रहा है जी पेट्रोल के हिसाब से। तो गुस्सा है अंदर, कभी कभी तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल सर, पहले तो क्या कहते हैं, कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा होता था कि भाई 10 पैसे भी रेट बढ़ रहे हैं तो लोग धरने पा जाते थे, और वो जो कौन सी मंत्री हैं वो भी आ जाती थी धरने पर, सिलेंडर लेके धरने पर थे। लेकिन आज की डेट में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। खर्चे का हिसाब गाड़ी की ईंधन क्षमता और दूरी से भी बढ़ता घटता रहता है। सैलरी के अनुपात में भी कम ज्यादा लगता है।
जिनकी सैलरी कम है उनके लिए महंगाई ज्यादा घातक है, जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके लिए कुछ कम घातक है। विवेकहीन हो चुकी जनता अब बचत विहीन होती जा रही है। 25 अक्टूबर से राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित बीकानेर संभाग के 700 से अधिक पेट्रोल पंप बंद हैं। इस हड़ताल का कारण पेट्रोल और डीजल के दामों का महंगा होना है। इनकी मांग है कि इन इलाकों में पेट्रोल और डीजल के रेट हरियाणा और पंजाब के बराबर कर दिए जाएं ताकि उनके पंपों से भी बिक्री हो। गंगानगर से हमारे सहयोगी हरनेक सिंह ने बताया कि राजस्थान का यह इलाका पंजाब के अबोहर जैसे इलाके से लगता है, जहां श्री गंगानगर की तुलना में 13 रुपया पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल खरीदने लोग पंजाब चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता का कहना है कि इस इलाके में बायोडीजल के रूप में अवैध नकली डीजल और बेस ऑयल पैराफिन की बिक्री हो रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आज पंजाब में 110 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, हमारे यहाँ 121 रुपये बिक रहा है। डीजल वहाँ 100 रुपये है, यहाँ 110 रुपये है। हमसे कोई डीजल पेट्रोल लेता नहीं है। बायोडीजल की ये स्थिति है कि बायोडीजल के नाम पर बेस ऑयल पैराफिन इतना बिक रहा है कि हमसे डीजल पेट्रोल लेना ही छोड़ दिया लोगों ने। भारत के किसान खाद संकट का सामना क्यों कर रहे हैं? क्यों रात भर खाद के लिए सहकारी समितियों के बाहर लाइनों में लगे हैं और उसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा? कुछ किसानों को मिल रहा है और बाकियों को नहीं। बुवाई का सीजन निकला चला जा रहा है। क्या यह संकट जानबूझकर पैदा किया गया है ताकि दाम बढ़ाया जा सके, लोग स्वीकार कर लें, या सरकार के हाथ में पैसा नहीं है? ज्यादातर खाद बाहर से आयात होता है, जितना भी ऑर्डर देंगे उतना आ जाएगा। तो क्या ऑर्डर कम दिया गया? किसान जब परेशान होना शुरू हुए तब कैबिनेट की बैठक से लेकर सब्सिडी की राशि की खबरें आने लगी, लेकिन इसके बाद भी खाद की कमी क्यों है? जो सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे सकती है, वह सरकार 11 करोड़ किसानों को खाद क्यों नहीं दे पा रही है? इस साल मई में जब खाद के दाम बढ़े तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीएपी उर्वरक पर 140% सब्सिडी बढ़ा दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं। इस कारण डीएपी की एक बोरी 2400 रुपए की होती है, लेकिन अतिरिक्त सब्सिडी देने से किसानों को 1200 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को कृषि मंत्री ने और बीजेपी ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट किए हैं। इसमें बताया गया है कि 2021-22 में रासायनिक खाद पर 64,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। देश के किसानों के हित में डीएपी खाद पर सब्सिडी को 1212 रुपए से बढ़ाकर 1662 रुपए प्रति बोरी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद भी किसानों को डीएपी की एक बोरी 1200 रुपए में ही मिलेगी। बात दाम की तो है, खाद की भी तो है। मंत्री दाम की बात कर रहे हैं, लेकिन खाद तो फिर भी नहीं मिल रहा। इन खादों के आयात और वितरण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सरकार को बताना चाहिए कि इस सीजन के लिए कितने लाख टन उर्वरक के आयात का ऑर्डर दिया गया और कितना आया है। मूल सवाल यही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं तो सरकार खुद ही कह रही है कि अधिक सब्सिडी दी गई है। इसका मतलब पैसे की समस्या नहीं है। खाद क्यों नहीं मिल रहा? रविश रंजन की रिपोर्ट कुछ और बता रही है। सर डीएपी खाद के उस पर हो रहा है मैं वहां जवाब दूंगा। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से जब डीएपी खाद की कमी का सवाल पूछा गया तो वो इस तरह से हंसकर टाल गए। बाद में हमसे कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में वो लगातार कहते रहे कि अब डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रही। बातचीत के दौरान उन्होंने हमें जानकारी दी कि डीएपी की सप्लाई सामान्य हो रही है। बारिश होने के चलते बुआई जल्दी शुरू हो गई, इसी के चलते डीएपी की सप्लाई प्रभावित हुई। रेलवे ने डीएपी की ढुलाई के लिए रैक 40 से बढ़ाकर 60 कर दिए हैं। एक कंट्रोल रूम के जरिए डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा है। विश्व बाजार में लगातार डीएपी खाद के दामों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों ने खरीद में देरी की। इस साल डीएपी खाद पर 1650 रुपए और यूरिया पर 2000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि पिछले साल 30 सितंबर तक जहां डीएपी खाद का भंडार 50 लाख टन था, वहीं इस साल वो महज 20 लाख टन है। इसी के चलते किसान डीएपी की कमी का सामना कर रहे हैं। वैश्विक बाजार में डीएपी और दूसरे जो विनियंत्रित उर्वरक हैं उनके कच्चे माल के दाम
बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन ये अचानक नहीं बढ़े। पिछले 6 महीने से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार को पता है कि रबी सीजन कब आएगा। उसके पहले अगर सरकार ये फैसला ले लेती कि किस तरीके से सब्सिडी बढ़ानी है या फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई है उसको तेज़ करना है, तो आज किसानों को रबी सीजन में डीएपी की उपलब्धता को लेकर संकट नहीं झेलना पड़ता। तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट फेलियर है। और इंडस्ट्री का क्या है, अगर उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी पूरी तो वो आयात नहीं करेंगे और उर्वरक उपलब्ध नहीं होगा और दाम भी बढ़े इस बीच देंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि समय रहते फैसला होता तो ये दिक्कत नहीं आती। हम अब आपको सरकार के कुछ ट्वीट दिखाते हैं। 23 अक्टूबर को इस ट्वीट में सरकार का दावा है कि डीएपी की कमी दूर करने के लिए वॉर रूम बनाया गया है और सब्सिडी दी गई है। लेकिन दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर झांसी के मऊरानीपुर में ये देखिए, एक एक बोरी डीएपी लेने के लिए बुजुर्ग, युवा और महिला किसान घंटों कतार में लगे हैं। हाल ये हो गया है कि डीएपी खाद वितरण केंद्र में पुलिस तक को लगाना पड़ रहा है। ये हालात बीते 1 सप्ताह से बने हुए हैं। बारिश होने के चलते किसान जल्द से जल्द चना और मटर की फसल बोना चाहते हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही है। हम यहाँ 4 दिन से बराबर रात के 10 बजे आ जाते हैं। यहाँ मच्छर भी काटते हैं, गंदगी फैली है यहाँ पर, बराबर हम लेटे रहते हैं। खाद की समस्या है, 4 दिन होगा भूखे प्यासे। सरकार की अब ये भी कोशिश है कि किसान डीएपी खाद का उपयोग कम करके एनपीके खाद जैसे दूसरे विकल्पों को भी अपनाएं। डीएपी खाद पर सब्सिडी देने की जो बात है वो सरकार जोर शोर से कहकर किसानों पर एहसान जताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सरकार से ये पूछा जाता है कि आखिर डीएपी खाद की कमी क्यों हुई तो इसका उसके पास सीधा कोई जवाब नहीं है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में लूट हो गई, किसानों पर डंडे चले हैं। मंत्री मान रहे हैं कि संकट है, कोशिश हो रही है, लेकिन संकट आया ही क्यों? रबी की फसल की बुवाई का सीजन बीता जा रहा है। क्या किसान न्यूज चैनल नहीं देखते या न्यूज चैनलों को किसान नहीं दिखते हैं? दूसरी बात ही सही हो सकती है। डीएपी फर्टिलाइजर का थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि हम डीएपी को इंपोर्ट करते हैं और उसके भाव भी बढ़े हैं। देश के कृषि मंत्री मान रहे हैं कि डीएपी की दिक्कत है। उनके संसदीय इलाके में लूट तक मची है। अशोकनगर में किसान रात भर लाइन में लगे हैं, डंडे चल रहे हैं, अधिकारियों को घेरा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आपूर्ति उपचुनाव वाले इलाकों में हो रही है। ये आरोप लगाते हुए बंडा से कांग्रेस के विधायक रो पड़े। विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि आप सभी किसानों ने मुझे विधायक बनाया था। आज हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र का जितना भी खाद था, बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने टीकमगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ भेज दिया है। खाद बीज की कमी, किसानों की परेशानी और सरकारी अनदेखी का वार्षिक आयोजन है। खबर के दूसरे हिस्से में है कि कैसे सरकारी किताबों में किसानों के लिए मौसम गुलाबी होता है। शायद आपको भी यही दिखाया और पढ़ाया जाता होगा, लेकिन हकीकत क्या है? बेटखेड़ा में कमलपुरी अपने 35 लोगों का परिवार फूल, फल और सब्जियों के बूते पालते हैं। इस बार 3 बीघा में गेंदे का फूल लगाया, लेकिन सीजन आया चला गया, साथ में उम्मीदें भी ले गया। 20,000 खर्च किए, 5,000 का ही फूल बिका। मंडी में 2 रुपये का भाव मिला। इनके पास एकीकृत बागवानी मिशन जैसे कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं है। क्यों इसको मार्केट नहीं मिल रही है हमारे को? 2 रुपये किलो में क्या होता है? कितने सारे बच्चे लगते हैं पूरे परिवार के, सभी अलग अलग तोड़ने में। वो 8-10 हज़ार रुपये का रोप आया है, उसको लगाने के बाद में इसमें निंदाई खोदाई करवाई, उसमें खर्चा हुआ है 14,000 का खर्चा है निंदाई का। अच्छा, निंदाई का 14,000 और उसके बाद में दवाई अलग है, हम 2-4-5 हज़ार की दवाई डाल दिए। उसके बाद भी बाजार का मार्केट नहीं मिल रहा है। 2 महीने के अंदर 5-7 हज़ार के आसपास फूल बेचा है। कालूगिरी 10 बीघे में से 4 बीघे में लगे संतरे सहेज रहे हैं। आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, खर्च जरूर बढ़ गया। कालू के खेत उस आगर मालवा जिले में है जो सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत संतरा खेती के लिए चिन्हित है। जिले में 40,000 हेक्टेयर में संतरे की खेती होती है, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं लगी है। कोई अधिकारी लोग आए या विशेषज्ञ लोग आए, खेती किस तरह से करना है संतरे की या उद्यानिक की खेती किस तरह से करना? अभी तक तो कोई भी नहीं आया अपने पास। योजनाओं के बारे में आपको बताया गया कभी? नहीं, किसी ने नहीं बताया अभी तक।
किसानों को उद्यानिकी में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया था। पिछले 5 सालों में केंद्र ने मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई। हिसाब लगाएं तो 5 साल में मध्य प्रदेश को 337 करोड़ रुपए मिले। 52 में से 39 जिलों में योजना का लाभ देने का लक्ष्य था, जिसमें उद्यानिकी विभाग सिर्फ 169 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया। बमुश्किल 400 किसानों को योजना का लाभ मिला। मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ किसान हैं। अधिकारी अपना दुखड़ा रोते हुए बताते हैं कि विभाग में पर्याप्त स्टाफ ही मौजूद नहीं है, तो वो किसानों तक कैसे पहुंचे। आलम यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कृषि विभाग में 14,572 स्वीकृत पद हैं, जिसमें सिर्फ 8,132 ही भरे हैं। बहरहाल इन सब के बीच मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सहित कैबिनेट के 12 मंत्री और 40 विधायक 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव में व्यस्त हैं। इस देश में किसानों की दिक्कत यह है कि उनकी दिक्कत किसी को दिखती ही नहीं है। सरकारी योजनाओं का बखान अखबारों में सुर्खियां बन जाता है, उस पर किताबें छप जाती हैं, लोग तालियां बजा देते हैं, लेकिन कई बार ये योजनाएं किसानों के किसी काम नहीं आती हैं। मध्य प्रदेश में जफर मुल्तानी, राकेश और स्वदेश के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो इस तरह से आम लोगों के जीवन में कई तरह के ब्रेक लगने लगे हैं। उन अफसरों से सावधान रहिए जो खुद भी फंस सकते हैं, फंस रहे हैं और आपको भी फंसा सकते हैं, फंसा रहे हैं। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। बिहार में हो रहे 2 विधानसभा के उपचुनावों की राजनीति पर मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। दूसरे नेताओं के साथ नीतीश कुमार वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक और सभा में पहुंचे थे। राजीव कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। नीतीश कुमार पिछले साल इसी सीट के साथ ही कुशेश्वर स्थान सीट भी जीतने में कामयाब हुए थे। हम तो एक ही अपील करेंगे, कल क्या था इसको भूलिएगा मत, और जो भी उसके बाद किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, और एक के बाद कहीं कोई कमी रहती है उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम तो ये दावा नहीं करते हैं कि जितना चाहे सब काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम हुआ। नीतीश की तुलना में तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में जनता से कुछ इस अंदाज में संपर्क और संवाद करते हैं। क्या तकलीफ है यार? बिजली भी कटौती करने लगा। तेजस्वी ने इस बार कांग्रेस की परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार खड़ा किया और तारापुर से यादव की जगह वैश्य उम्मीदवार दिया है। वहीं कुशेश्वर स्थान से मुसहर समुदाय का उम्मीदवार है, जिससे बेशक नीतीश के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम सोचे आप लोगों के पास फिर से हम आकर के रुके, क्योंकि ये जो इलाका पूरा है ये लालू जी का गढ़ है। लेकिन इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार देकर पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है। बुधवार को लालू यादव तेजस्वी के साथ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। तारापुर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।